हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों कल आपका केमिस्ट्री का टर्म 2 का बोर्ड एग्जामिनेशन है फॉर योर क्लास 12th। होप आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो बच्चों अब कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस, नर्वस या फिर हम बोल सकते हैं टेंस्ड होंगे, क्योंकि आपका ये फर्स्ट एग्जामिनेशन है। अगर आपके मेन सब्जेक्ट से कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, गूज़बम्स आ रहे होंगे, लेकिन रिलैक्स, आपकी एंग्जाइटी को कम कीजिए, बहुत ज़्यादा काम एंड कूल रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड रहेंगे उतने अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप 35 में से 35 कैसे स्कोर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। वो टिप्स आपको क्या करेंगी, एक अच्छे मार्क्स लाने में और उन मार्क्स को और इन्हांस करने में आपकी हेल्प करने वाली हैं। फिर हम चलेंगे कि आप 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स कैसे ला सकते हो। ठीक है, पढ़ाई से ला सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, जो कि आपने ऑलरेडी की हुई है। लेकिन अब हम देखते हैं कुछ टिप्स। देखो बच्चों, टिप्स ये है, पहली चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप नोट्स अब तक प्रेफर कर रहे थे, जो भी आपने अब तक के लिए स्टडी की थी फॉर योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन, जो भी नोट्स आपने प्रेफर किए हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हों, आपके सेल्फ मेड हों, आपके स्कूल मेड हो, किसी भी तरह के नोट्स जो भी आप प्रेफर कर रहे थे, सिर्फ आप उन पे ही फोकस कीजिए। कोई भी नया मटेरियल, कोई भी नई बुक, कोई भी नए नोट्स, कोई भी नए क्वेश्चंस, बिल्कुल उनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि दे विल वेस्ट योर टाइम। एंड अभी हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको स्टिक करना है आपने जो भी पढ़ा है। ठीक है, बिकॉज आज का दिन आपके स्टडी के लिए नहीं है, आपके रिवीजन के लिए है। और रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें उनको ही रिवाइज करके इम्प्रूव करना है, सो दैट वी कैन रिकॉल देम इन योर एग्जामिनेशन। जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से उन्हें रिकॉल करेंगे। तो कोई भी नए नोट्स, कोई भी नए क्वेश्चन, कोई भी नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत पढ़ना। अगर किसी बच्चे ने एक पर्टिकुलर चैप्टर ही छोड़ दिया कि भाई मुझे तो ये पढ़ना ही नहीं है, और वो अगर आज ये सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा पेज पलट कर देख लूँगा या गो थ्रू कर लूँगा, शायद मुझे 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो बच्चा ऐसा नहीं होने वाला है, आपको मार्क्स नहीं दे पाएगा वो पर्टिकुलर चैप्टर। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, अनटिल अनलेस आपको समझ नहीं आया, आप उस चैप्टर को कितनी भी दफ़ा देख लो, आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो आपका टाइम वेस्ट करने के अलावा वो चैप्टर कुछ नहीं करेगा। अगर आपने उस चैप्टर को अब तक नहीं उठाया है या पर्टिकुलर टॉपिक को अब तक नहीं छेड़ा है, तो बिल्कुल उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टिक करो जो कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो देखो, आपके लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स एग्जामिनेशन कॉपी में मिलेंगे। क्योंकि देखो बच्चा, जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है वो सर्टेन पैरामीटर्स के बेसिस पे चेक करता है। ठीक है, एक मार्किंग स्कीम आती है पर्टिकुलरली कि इतने मार्क्स इतनी राइटिंग पे आपको मिलेंगे, या फिर आपने ये पर्टिकुलर यूनिट लिखा है तो आपको आधा नंबर मिलेगा, अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। तो आपको स्पेसिफिकेशंस ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, टाइम मैनेजमेंट। देखो बच्चा, टाइम मैनेजमेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कितने आवर्स का है, इट इज़ ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर है तो 2 आवर्स का है। टर्म 1 आपका 1.5 घंटे का था, बट ये 2 घंटे का पेपर होगा और आपके मैक्सिमम 35 मार्क्स हैं। तो बच्चों, जो आपका 2 आवर्स है और आपके पास क्वेश्चंस कितने हैं टोटल, आपके पास 12 क्वेश्चंस है। 12 क्वेश्चंस और 2 घंटे। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में ऊपर नीचे टाइम किया तो आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो, ध्यान क्या रखना है, अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ उतना ही लिमिटेड लिखना है जितना आपसे पूछा गया। अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा पेज भरने बैठ जाओगे तो लास्ट के जो आपके 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो मैं बता दूं आपको कि आपके एग्ज़ाम जब 2 घंटे ओवर होने होंगे, उससे 5 मिनट पहले एक बेल होगी और उस बेल के बाद 5 मिनट बाद आपसे कॉपी ले लेंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम
छूटा हो या आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया हो या कोई भी XYZ रीज़न हो, एग्जामिनर जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा वो आपसे कॉपी ले लेगा। तो कोशिश करना 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उतना ही लिखना जितना रिक्वायर्ड है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपके एग्ज़ाम में जो सैम्पल पेपर था उसमें क्वेश्चन था सेक्शन ए में, आपसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे हैं उन्होंने, पीके वैल्यूज़ के, बॉइलिंग पॉइंट्स के। तो उसमें आप रीज़न लिखने मत बैठना। अगर आपसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आपसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको रीजंस मेंशन नहीं करने हैं। रीजंस इसलिए मेंशन नहीं करने क्योंकि आपको उससे 1 ही मार्क्स मिलने वाला है, तो 1 मार्क्स के लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर सफिशिएंट है। क्लियर है ये चीज़? तो ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। सेकंड चलते हैं रिवीजन। अब देखो बच्चा, रिवीजन भी जो आप करने वाले हो वो कैसे करोगे? जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, आपको पता है मुझे यहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे, तो उसको और अच्छे से रिवाइज करो कि वहाँ से 1% भी चांस नहीं होना चाहिए कि हमारी कोई भी मिस्टेक हो। फिर आप इजी टू मॉडरेट जाएं एंड मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप लास्ट में रिवाइज़ करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट वाले को पहले लेकर बैठेंगे, आपके 1-2 घंटे कंज्यूम हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे को आगे पढ़ना नहीं है, या फिर आई नीड अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, या फिर आप कुछ और फ़ोन चलाने लगेंगे, आईपैड चलाने लगेंगे। तो एक कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है, एक डिलेमा आ जाएगा मन में कि भाई मेरे से तो नहीं हो सकता। तो कोशिश करें इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अब चैप्टर सिलेक्शन आपका है, आपको फिज़िकल अच्छी लगती है तो फिज़िकल का रिवीजन करो पहले, फिर ऑर्गेनिक पे जाओ या फिर इनऑर्गेनिक पे जाओ। मतलब जो भी आपका कन्वीनियंट ईजी लेवल है चैप्टर्स का, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। थर्ड हम चलते हैं नो अननेसेसरी थ्योरी। अगर आप एग्ज़ाम में रामायण लिख के आते हो, आपको लगता है कि एक क्वेश्चन में आप 3 पेजेस भर के आओगे तो एग्ज़ामिनर आपको नंबर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ामिनर का मूड ख़राब होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रामायण भर के आते हो तो एग्ज़ामिनर को लगता है अननेसेसरीली पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ पूछी है उसके अलावा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और जो चीज़ आपने सही भी लिखी होगी, जो आपने सही भी लिखा होगा, अगर वो एग्ज़ामिनर से गलती से मिस हो गई तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों कोशिश करना है, हमें स्पेसिफिक आंसर लिखना है। जो भी हमसे पूछा गया है हमें सिर्फ उतना ही आंसर लिखना है। हमें उसके पापा कौन थे, उसके चाचा कौन थे, हमें उसके ताऊ कौन थे, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जो आपसे पूछा है स्पेसिफाइड आंसर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप अननेसेसरी लिखते हो तो 2 नुकसान। पहली चीज़ तो कि जो मार्किंग स्कीम आएगी वो स्पेसिफाइड आती है, आपने देखी होगी CBSE सैम्पल पेपर की जो आपकी मार्किंग स्कीम है वो एक लाइन की है, एक लाइन की है। वो एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपको उतना ही लिखना है। अब ऐसा नहीं कि आप 1 लाइन ही लिख कर आओ। अगर 3 मार्क्स में रिक्वायर्ड है, 1-1.5 पेज आपका जा रहा है तो आप वो टाइम दो। ऐसा नहीं आपको सिर्फ 1 लाइन लिखनी है। बट अगर आप उससे रिलेवेंट सारी रामायण लिखोगे तो जो एग्जामिनर को चेक करना है, जो उसका स्पेसिफाइड आंसर है, वो मिस आउट हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सैम्पल पेपर की। देखो बच्चों, सैम्पल पेपर मस्ट करो एक बार। इवन हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे सेक्शन A, B एंड C वाइज केमिस्ट्री के सारे सॉल्यूशंस हैं, अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो। और उसको इसलिए करना ज़रूरी है, सैम्पल पेपर आपको एक आइडिया देता है किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि हम बोल सकते हैं आपके जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट में बच्चों को बहुत डर है कि कन्वर्जन ही आएगा, सिर्फ कन्वर्जन ही आएगा, सिर्फ कन्वर्जन ही आएगा। ऐसा नहीं है, आपके कन्वर्जन के अलावा रीज़न बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में, रिएक्टिविटी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, या फिर बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो बच्चा आप वो सैम्पल पेपर देखोगे तो आपको ये तो समझ आएगा कि ऑर्गेनिक में अगर मेरा कन्वर्जन मुझे नहीं आता है 3-4 मार्क्स का, उसके अलावा मैं आराम से 6-7 मार्क ऑर्गेनिक में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर अदर देन कन्वर्जन या स्टेप रिएक्शंस आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार आपको क्या देखना है, क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। तो वो सारी चीज़ें आपको सैम्पल पेपर से समझ आएगी,
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट्स। अब देखो बच्चों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपका आंसर सही भी नहीं आता है और यूनिट आपने सही लिखी है तो आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा है तो आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने जो भी आपके क्वेश्चन में नोटेशन वैल्यूज़ गिवन हैं और आपने फॉर्मूला में वो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, उसका भी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपका आंसर नहीं सही आया तब भी आपके पास कोई भी फिजिकल का क्वेश्चन आता है, चाहे इलेक्ट्रो से चाहे काइनेटिक्स से, अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा है आपको आधा नंबर मिलेगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है तो आधा नंबर मिलेगा, आपने उसको सॉल्व किया है स्टेप में तो आपको नंबर मिलेगा, आपको उसकी यूनिट का नंबर मिलेगा, आपको उसके आंसर का। अगर आंसर सही नहीं है तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो नोटेशंस ज़रूर अच्छे से ध्यान से लिखेंगे फॉर योर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक आंसर। अब देखो, स्पेसिफिक आंसर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक आंसर लिखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और टीचर का मूड भी ख़राब नहीं होगा। टीचर बोलेगा भाई बड़ा होशियार बच्चा है, स्पेसिफिक आंसर्स जो पूछा है वही लिखे, और वो इजीली आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो एक स्मूथ नंबर देगा। वो आपके नंबर काटने के बजाय आपको एक स्मूथ नंबर देगा। पहला क्वेश्चन उसे लगा कि भाई आप सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, लिखा है बच्चे ने करेक्ट, सीधा आपको 2 नंबर, ठीक है। आपसे पूछा है कन्वर्जन, आपने 3 स्टेप में वो कन्वर्जन बताया हुआ है, आपको सीधा 2 नंबर। इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सेक्शन ए का कर दिया, फिर एक क्वेश्चन सेक्शन बी का कर दिया, बीच में 2-4 क्वेश्चन आपके फिर वापस से सेक्शन बी के कर दिए, फिर सेक्शन सी का एक कर दिया। ऐसे मतलब बहुत हौच पौच कॉपी कर देते हैं, जिससे कि क्या होती है, एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और आपको भी प्रॉब्लम होती है कहीं आप वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो कोशिश करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा सेक्शन वाइज पेपर करना है, लेकिन कोशिश करो कि अगर आप सेक्शन बी आपने उठाया है पहले तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिर अगर आपने सेक्शन सी उठाया है तो सेक्शन सी के 5 पार्ट करो। अगर आपने फिर सेक्शन ए उठाया तो सेक्शन ए को कंप्लीट करो। आपको जो भी कॉपी लिखनी है वो सेक्शन वाइज इतनी प्रॉपर लिखनी है कि अगर सेक्शन एक पर्टिकुलर उठाए तो उसके सारे क्वेश्चन उसी जगह होने चाहिए, ऐसे बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। उससे आपकी कॉपी प्लस आपका प्रेजेंटेशन बहुत बहुत इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के मूड पे, ठीक है। अब चलते हैं मार्क्स के लिए। तो देखो बच्चों, मैं एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से जो भी आपका सैम्पल पेपर था उसके हिसाब से एक बार आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था और एक आया था आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों वो नर्स्ड इक्वेशन से था। कहाँ से था? नर्स्ड इक्वेशन से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको नर्स्ड इक्वेशन पढ़नी है। नेक्स्ट आपका था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट से था और वो क्वेश्चन था डाइल्यूशन से। तो डाइल्यूशन वाला जो पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही आपको कोलरॉश लॉ भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स में पूरे 5 के 5 नंबर आपके कहाँ से मिल रहे थे आपको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। कहाँ से? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि काइनेटिक्स में है क्या? एवरेज रेट है, रेट ऑफ अपीयरेंस है, डिसअपीयरेंस है, ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, बस यही तो है। और क्या है? मॉलिक्युलैरिटी है, इसके अलावा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और ध्यान क्या रखना है भैया? रेट कांस्टेंट की यूनिट ज़रूर ध्यान रखना। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करती है। तो रेट की यूनिट तो हमेशा फिक्स होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट कभी फिक्स नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री पे। सरफेस केमिस्ट्री से मैं बता देती हूँ आपका डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेप्टाइजेशन, कोआगुलेशन एंड मिसेल फॉर्मेशन, इन 6 में से आपका 3 नंबर फिक्स कहीं नहीं गया। मैं श्योरली बोल सकती हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर से सुन लेना, पेप्टाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, कोआगुलेशन, यहाँ से ही, और मिसेल फॉर्मेशन, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ध्यान देंगे इस चीज़ पे। नेक्स्ट आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्राफ 2 अच्छे से पढ़ लेना, आंख बंद करके ये ग्राफ पढ़ लेना। एक तो मेल्टिंग पॉइंट का, एक एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। और यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया कौन रिडक्शन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। जैसे Mn3+ से Mn2+, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन होगा। Fe3+ से Fe2+, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन होगा। आपसे पूछेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में वेरिएंस क्यों है, क्यों है? Mn3+ से Mn2+ जा रहा है, हाफ फिल्ड स्टेबल स्टेट में जा रहा है। Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, कहाँ जा रहा है?
आपके किस कंडीशन में जा रहा है, अनस्टेबल कंडीशन में जा रहा है, तो उस स्टेट में आपके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज़ भी वैरी करते हैं, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। बिल्कुल अच्छे से देख लो, डी ट्रांजिशन से क्वेश्चन बनेगा। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? डी ट्रांजिशन से, एक वीबीटी से या सीएफटी से। इसके बाहर अब क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। डी ट्रांजिशन, वीबीटी, सीएफटी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीबीटी से आपसे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री पूछी जाएगी, ठीक है। सीएफटी से क्या पूछा जाएगा? T2G या फिर ईजी में स्प्लिटिंग, या ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बच्चों, 3 नंबर का तो कन्वर्जन या स्टेप रिएक्शन मान लो, बाकी ये जो 2 नंबर है ना, 4 नंबर, ये कहाँ से बन रहे हैं पता है आपको? एक तो बन रहा है आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर से, ठीक है। ये 2 नंबर बन रहे हैं आपके गिव रीजन से, ठीक है। और ये जो बन रहे हैं ये आपकी रिएक्शन से बन रहे हैं, जो कि आप चाहे कन्वर्जन बोलो चाहे स्टेप रिएक्शन बोलो, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या पढ़ना है मैं बता दूं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बहुत अच्छे से आना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत अच्छे से आना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। जितनी भी मैंने नेम्ड रिएक्शंस आपको कराई हैं ऑन यूट्यूब, मैंने सारी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस कराई है। उन सारी नेम्ड रिएक्शन के रिएजेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ना। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है? KMnO4, K2CR2O7, जॉन्स रिएजेंट। माइल्ड में कौन आएंगे? टॉलेंस हो गया, फेलिंग्स हो गया, PCC हो गया, PDC हो गया, CrO3 एनहाइड्रस कंडीशन में हो गया। तो ये सारे रिएजेंट्स अच्छे से पढ़ने हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? LiLH4, NaBH4, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पलाडियम। इस तरीके से जिसको रिएजेंट याद है उसका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से निकलेगा। अब आता है अमाइंस। अमाइंस में एक तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस याद रखो, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन याद रखो, एंड आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट याद रखो, या फिर हम बोलते हैं इसको कार्बेलामीन रिएक्शन, ठीक है। बस इन तीनों को याद रख लो भैया, आसानी से मार्क्स मिलेंगे। आसानी से मतलब बहुत आसानी से मार्क्स मिलेंगे। इन तीनों से ही कन्वर्जन आएगा, इन तीनों से ही स्टेप रिएक्शन आएगी, जो भी आने वाला है इनसे ही आने वाला है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो यहाँ से याद रखनी है, वो है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश किस में आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस में। वो आप कहाँ से करने वाले हो? हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट सबको पता है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो कि आपका क्या बताता है? अमाइंस में डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस में। अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको एक रॉ आइडिया दे दिया रिगार्डिंग सैम्पल पेपर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक्स विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरीली नीड टू बी रेड बिफोर योर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना इन टॉपिक्स को और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और जिसने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से देखे हैं उसके 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स फॉर श्योर हैं आपके एग्ज़ाम में। टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना, आंसर स्पेसिफिक रखना और कोशिश करना कि वर्ड लिमिट्स लिमिटेड हो, सेक्शन वाइज पेपर हो और क्या हो, ज़्यादा हौच पौच गंदगी मत करना। पीछे एक पेज यूज़ कर लेना रफ वर्क के लिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही टिप्स एंड ट्रिक्स थी। और थोड़ा काम रहो, कंपोज रहो और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन, एंड इसके बाद ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।